जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज व यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त कुमार अमर हाजिर हूँ आपसे फिर पुनः एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए। और ये टॉपिक होगा कक्षा कला वर्ग तृतीय वर्ष थर्ड ईयर का साथियों। और विषय जो होगा वो हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। जैसा कि दो पार्ट है अपने, और अभी अपनी चर्चा चल रही है जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसी के ऊपर। और प्रथम प्रश्न पत्र में जैसा आपको मालूम है कि आधुनिक जो काव्य है वो संकलित किया गया है। उसमें जो चुनिंदा कवि हैं महत्वपूर्ण, उनकी काव्य रचनाओं का संकलन किया गया है। और अपनी जो यात्रा चल रही थी, जो अपनी कक्षाएं चल रही थी, वो परीक्षा के नज़रिए से 2020 की जो परीक्षा होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए जो महत्वपूर्ण व्याख्या कौन कौन सी होंगी, किस पाठ से होंगी, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्रमबद्ध तरीके से मैं पहले ही पाठ से आपको निरंतर लेके चल रहा हूँ। और हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद से यात्रा अपनी शुरू की, और अब तक हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर तक की जो यात्रा है, जो दूरी है, वो तय की है। आज हम आपसे रूबरू होंगे। आज मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक और बेहतरीन कवि और उनकी कितनी काव्य रचनाएं अपने पाठ्यक्रम बीए पाठ थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं, संकलित की गई हैं। कितनी कविता, और उन कविताओं में से भी कौन कौन सी कविता अपने लिए परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। खैर, वैसे तो जो पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही होता है साथियों, लेकिन फिर भी जो हमारा एक मंतव्य होता है, हमारा मानस होता है कि हाँ, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, तो हमें इसको तो याद कर लेना ही चाहिए। तो उसी नज़रिए से उन कविताओं में से कौन सी कविता व्याख्या के नज़रिए से हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, और उस कविता में से भी कौन सा पद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पूरी कविता है, उसकी तो व्याख्या नहीं पूछेगा। मान लीजिए किसी कविता में 4 पद हैं, तो उन 4 पदों में से भी कौन सा पद हमारे लिए बेहद खास होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो कि विगत जो अपनी कक्षाएं हुई हैं, जो पीछे बीती हुई जो कक्षाएं क्लास अपने ली थी साथियों, व्याख्या से संबंधित प्रत्येक कवि की जो काव्य रचनाएं हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण जो अपने व्याख्या देखी, उसी क्रम में मैं आज आपको मिलवाता हूं। और आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, एक नए युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। और नाम आपको निश्चय ही आपके जहन में आ गया होगा, जिनका नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है साथियों, और यहाँ पे हम लोग उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, ये हैं हमारे हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है साथियों, ये तो है ही आपके सपनों को साकार करने वाला, राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ उच्च अध्ययन के लिए एकमात्र संस्थान बानसूर पीजी महाविद्यालय, जो कि सभी शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त विद्यार्थियों की पहली पसंद। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं जो अगले जो नेक्स्ट कवि हैं अपने इस कड़ी में, आधुनिक युग के। ठीक है साथियों, और इन्होंने प्रयोगवाद या हम कहें नई कविता जो है उसकी शुरुआत की थी, नए प्रतीकों के साथ, नए बिंबों के साथ। ठीक है साथियों, तो आज हम देखते हैं कि इनकी कितनी कविताएं अपने काव्य संकलन में या अपने पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई हैं साथियों, और उनमें से कौन कौन सी कविता महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आइए हम लोग आपको मिलाते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कला वर्ग तृतीय वर्ष में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय
जी की या कह सकते हैं अज्ञे की 5 कविताओं का संकलन किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि अपने बीए पार्ट 3rd ईयर के यानी कला वर्ग 3य वर्ष का जो अपना पाठ्यक्रम है साथियों, उसमें जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं उनकी 5 कविताएं संकलित की गई हैं, ठीक है, जिनमें पहली कविता है यह दीप अकेला। कौन सी साथियों? यह दीप अकेला। दूसरी है नदी के द्वीप। तीसरी है सांप। ये सांप इस तरीके से लिखा जाएगा साथियों, ये ध्यान रहे, ठीक है, सांप इस तरीके से लिखा हुआ माने इसको आप लोग, ठीक है। कलगी बाजरे की, ठीक है साथियों, और हिरोशिमा। ये 5 कविताएं हैं। थोड़ा सा मैं इन 5 कविताओं के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ कि इनके मूल कथ्य में क्या है, इनकी जो कथा वस्तु है हम कह सकते हैं, इनकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, और उसके बाद मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा कि इन 5 में से परीक्षा के लिहाज से कौन सी कविता अति महत्वपूर्ण है और उन कविताओं के भी कौन से पद्यांश हमारे लिए व्याख्या के नज़रिए से बेहद खास हैं, महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यह दीप अकेला साथियों, ये प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पे जो दीप है, जैसा कि आप जानते हैं, दीपक को कहते हैं, दिए को कहते हैं। तो यहाँ पर दीप जो है वो प्रतीक है व्यक्ति का, मनुष्य का, ठीक है साथियों। और ये प्रतीकात्मक जो कविता है, इसमें कवि मनुष्य को, व्यक्ति को दीप का प्रतीक मानकर उसे पंक्ति में मिलने के लिए, यानी दीपकों की पंक्ति में यानी मिलने के लिए कहता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अकेला जो दीपक है वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे और जो बहुत सारे दीपक हैं उनके साथ पंक्ति में मिलकर उजाला करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति जो है वो भी समाज से हटकर, समाज से अलग थलग पढ़कर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति समाज का हिस्सा है। इसलिए व्यक्ति को भी समाज में मिलकर रहना चाहिए, समाज के साथ मिलजुल कर उसे समाज में व्याप्त जो भी बुराइयां हैं किसी भी प्रकार की, उनका निराकरण करने के लिए एकजुट होकर व्यक्ति को कदम उठाने चाहिए। ठीक है साथियों। आगे नदी के द्वीप, ये भी साथियों प्रतीकात्मक कविता है। नदी भी प्रतीकात्मक रूप में है यहाँ पे, और द्वीप भी प्रतीकात्मक रूप में है साथियों। यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन कविता है, चर्चा करेंगे। सांप, यहाँ ये प्रतीकात्मक कविता है। सांप जो है यहाँ पर शहर में बसने वाले उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सभ्य न होने के बावजूद भी नगर में आकर, शहर में आकर अपने आप को सभ्य दिखाने का दिखावा करता है। वो सभ्य नहीं है लेकिन सभ्य होने का दिखावा करता है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे सांप जो है उस सभ्य न होने वाले व्यक्ति का प्रतीक है, जो सभ्य नहीं है लेकिन सभ्य होने का ढोंग करता है, दिखावा करता है। बेहतरीन कविता है सांप, छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत बेहतरीन कविता है। कलगी बाजरे की, ये कविता जो है इसमें भी हम कहें कि प्रतीकात्मक कविता है ये भी, और इसमें उपमेय उपमानों का प्रयोग किया है। इसमें कवि ने अपनी प्रियतमा या हम कहें नायिका को, नायक ने बाजरे की जो कली है उसके समान माना है, उसका रूप दिया है, बाजरे की जो कली है उसका रूप दिया है। ठीक है साथियों। और अपने हृदय में नायिका के प्रति जो प्रेम का भाव है, जो समर्पण का भाव है, उसका बखान इस कविता में किया गया है। अब महत्वपूर्ण एक कविता और है, हिरोशिमा। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, विश्व में एक बहुत भयंकर घटना घटित हुई 1945 में,
जब अमेरिका के द्वारा जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया गया तो कितना विनाश हुआ। जब उसकी याद हमारे जहन में आती है तो हमारी रूह कांपने लग जाती है। तो ये जो कविता है, ये हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया उसके विनाशकारी और विध्वंसकारी जो परिणाम या हम कहें दुष्परिणाम भुगतने पड़े, तो इस घटना को देखकर कवि का हृदय बहुत द्रवित हो गया और उसने यानी अगे जी ने, जो कि उनका हृदय इस घटना को देखकर द्रवित हुआ, तब उन्होंने ये कविता रचने की ठानी। और ये जो कविता है इस उद्देश्य के लिए रची गई कि जो कुछ हुआ पीछे वो ठीक है, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी जैसी जो विध्वंसकारी घटनाएं हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ही घातक हैं और ऐसी घटनाएं संसार में आगे ना हो, इसी के लिए ये कविता रची गई। साथ ही साथ कविता में हिरोशिमा में जो मनुष्य के विनाश की, प्रकृति के विनाश की, जो एक तरीके से हम कहें मनुष्य के द्वारा ही जिस घटना को अंजाम दिया गया, उसके ऊपर तीखा करारा व्यंग भी इस कविता के माध्यम से कवि अगे जी ने किया है। तो साथियों, इस प्रकार से ये थी अपनी 5 कविताएं महत्वपूर्ण, जो कि अपने पाठ्यक्रम बीए पार्ट 3rd ईयर के सिलेबस में जुड़ी हुई है और महत्वपूर्ण कविताएं हैं 5वीं। लेकिन इन 5 कविताओं में से भी जो महत्वपूर्ण कविता है वो कौन सी है और उन महत्वपूर्ण कविताओं के आखिर कौन से पद सत्र 2020 की जो परीक्षा होगी उसके लिहाज से, व्याख्या के नज़रिए से हमारे लिए बेहद खास पद कौन से हैं, तो आइए अब उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल, और आपको कैसा समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट देख के जिस भी शब्द का या जो भी पंक्ति या जो भी बात आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी कमेंट को पढ़कर आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके साथियों, तो आइए अब मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे उन महत्वपूर्ण कविताओं की। तो देखिए, तो साथियों मैं सीधा पद के ऊपर ही आ गया। यहाँ पे एक बार बैक लेके चलता हूँ मैं पद से पूर्व आपको। तो अब देखिए साथियों, इन 5 कविताओं में से जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है वो है पहली कविता और दूसरी कविता, यह द्वीप अकेला और नदी के द्वीप। दोनों कविता बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इस पाठ से यानी कहने का तात्पर्य कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अगे जी हैं, इनके द्वारा रचित जो संकलित की गई काव्य रचनाओं से यदि व्याख्या आती है तो पूरे चांद से इन दोनों पाठों में से यानी कोई से भी पाठ से हमारे लिए व्याख्या आ सकती है। और साथ ही साथ अब देखिए, मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे कि इन दोनों कविताओं में से भी आखिर इनके कौन से 2 पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याख्या के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया दिया कि पूरी कविता तो व्याख्या के रूप में आएगी नहीं, कोई महत्वपूर्ण पद्यांश आएगा व्याख्या के लिए। तो अब आइए साथियों, हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी जो पहली महत्वपूर्ण कविता है यह द्वीप अकेला। ओके,
तो यह दीप अकेला जो कविता है उसका कौन सा पद्यांश आखिर व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और यह दीप अकेला कविता के उस पद्यांश की चर्चा करने के उपरांत मैं आपसे चर्चा करूंगा जो दूसरी कविता हमारी महत्वपूर्ण है नदी के द्वीप, तो उसका कौन सा पद हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए साथियों पहले चर्चा करते हैं यह दीप अकेला। तो देखिए साथियों, अब अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये पद है बहुत खास, और ये पद है कविता यह दीप अकेला का। तो पहले मैं पद्यांश का वाचन करता हूँ, फिर उसके कठिन शब्दार्थों का अर्थ जानते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, उसका हिंदी अनुवाद हम लोग जानते हैं, उसका भावार्थ हम लोग जानते हैं। तो देखिए साथियों, मैं वाचन करता हूँ। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा। पन डूबा ये मोती, सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा ऐसी आग अटीला, बिरला सुलगाएगा। ये अद्वितीय ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो साथियों, ये एक ही पद्यांश माने हम, तो बेहद महत्वपूर्ण पद्यांश है व्याख्या के नज़रिए से आप लोग। ठीक है साथियों, जैसा कि वैसे मैंने जब कविता का जो कथ्य बताया तो उसमें बताया था कि जहाँ जो दीप है वो प्रतीक है व्यक्ति का। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर पहले मैं एक एक शब्द का अर्थ जान लेता हूँ थोड़ा। वैसे दीप का अर्थ जानते हो, दीपक होता है, अकेला, ठीक है जानते हैं, अकेला, स्नेह भरा, प्रेम से स्नेह से भरा हुआ, पूरित है, गर्व भरा मदमाता, और गर्व से भरकर मदमस्त, मदमाता मदमस्त रहता है। इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति यानी कतार, यानी दीपकों की, जैसे ये दीपक है, फिर ये लो एक दीपक, और ये एक दीप, जैसे देखिए अपन दीपावली के ऊपर दीपक जलाते हैं कतारबद्ध। तो एक दीपक जो है ना वो अंधेरे के साथ ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा, लेकिन हम बहुत सारे जो दीपक हैं कतारबद्ध पंक्तिबद्ध तरीके से रख देंगे तो शायद उनको अंधकार से लड़ने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो दीपक यहाँ पर प्रतीक साथियों व्यक्ति का, मनुष्य का, और पंक्ति यहाँ पर बहुत सारे दीपकों का। अब जैसे एक अकेला व्यक्ति और जब बहुत सारे व्यक्ति हो जाते हैं तो वो प्रतीक होता है समाज का, यानी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज में जो सामाजिक समस्याएं व्याप्त होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, तो यदि सभी व्यक्ति जो है ना वो मिलकर उनका निराकरण करें तो ज़्यादा सहूलियत और सरलता रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बहुत सारे दीपक एक पंक्ति में एक कतार में रखने से अंधकार जो है उसको दूर करने में हमें ज़्यादा आसानी और सरलता रहती है। तो पंक्ति का अर्थ यहाँ पर कतार, लेकिन प्रतीक रूप में जो अर्थ है यहाँ पर वो है समाज। क्या है साथियों? समाज। ओके, ये आपको ध्यान रखना, बेहद इम्पोर्टेंट पद है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ समाज। ये जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कोई कठिन शब्द नहीं है। पंडुबा, पंडुबा होता है गोताखोर। ठीक है साथियों। मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, निपुण, कृति, पारंगत। ठीक है साथियों। यह समिधा, समिधा होती है यज्ञ में जो प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो समिधा होती है। ऐसी आग अटीला, बिरला सुलगाएगा। अटीला जो हट कर ले, किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर ले, हट कर ले। बिरला विशेष सुलगाएगा, प्रज्वलित करेगा। यह अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, विसर्जित मिलना, स्वयं में ही विसर्जित हो जाना, मिल जाना। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदबाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखिए कवि क्या कह रहा है कि ये जो दीप है ये अकेला है लेकिन स्नेह से भरा हुआ है, और स्नेह से भरा हुआ होने की वजह से ये गर्व से पूरित हो गया, और गर्व से पूरित होकर ये मदमा रहा है। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे दीप
ये दीपक अकेला है और यहाँ पे स्नेह से भरा हुआ मतलब ये तेल से भरा हुआ है, और तेल से भरा हुआ दीपक जब प्रज्वलित होता है जलता है तो उसकी जो लो है ना साथियों, जब हवा का झोंका आता है तो वो हिलती डुलती रहती है। तो जब व्यक्ति भी स्नेह पूरित होकर गर्व से भर जाता है तो वो भी गर्वित होकर मदमस्त झूमता रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से दीपक की जो लो होती है वो हिलती डुलती रहती है। ठीक है साथियों, तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि जो दीपक है वो अकेला है लेकिन स्नेह से भरा हुआ है, और स्नेह से पूरित होने के कारण वह गर्व से पूरित होकर मदमस्त है। उसी प्रकार जिस प्रकार से कि जो दीपक है, उसी प्रकार जिस प्रकार से कि मनुष्य जो है वो अकेला है, उसके हृदय में भी दीपक की भांति स्नेह है, प्रेम है, और उस प्रेम स्नेह से पूरित होकर उसके हृदय में गर्व उत्पन्न हो गया और वो गर्व से पूरित होकर मदमस्त झूमता रहता है। लेकिन कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से जो दीपक है वो अकेला जो है वो अंधकार से नहीं लड़ सकता, उसे हमें पंक्ति को, कतार को सौंप देना चाहिए, यानी अन्य जो दीपक है उनके साथ रख देना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, उसे हमें समाज को समर्पित कर देना चाहिए, उसे समाज में सम्मिलित कर देना चाहिए, या कहें कि उसे हमें समाज में शरीक कर देना चाहिए, या हम कहें कि उस व्यक्ति को जो कि स्नेह से भरा हुआ है उसे समाज में शामिल होकर के, सम्मिलित होकर के, सबके साथ मिलजुल कर के और काम करना चाहिए। ठीक है साथियों, ये जन है गाता जिन्हें, गीत जिन्हें फिर कौन और गाएगा। और कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अकेला है, वह जन जो अकेला है, वो ऐसे प्रेम के गीत गाता है, उन्हें और कोई फिर गाने वाला नहीं है। यदि हमने उसको अलग थलग पटक दिया तो उसके जो गीत है हम नहीं सुन पाएंगे। पन डूबा ये मोती सचे फिर कौन कृति लाएगा। और वह जो व्यक्ति है वो पनडुब्बे की भांति, जिस प्रकार से गोताखोर जो है वो समुद्र में, सागर में गहराई तक जाकर के और पूरी पारंगतता के साथ, निपुणता के साथ जो है सच्चे मोती लेकर आता है साथियों, उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये संसार है, ये भी सागर की भांति है साथियों, और इस संसार रूपी सागर में भी बहुत सारी सांसारिक बाधा रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। तो इसमें जो सच्चा गोताखोर होता है वो ही मोती प्राप्त कर सकता है, वही अच्छे काम हम कह सकते हैं कि कर सकता है साथियों, क्योंकि समस्याओं का सामना करने वाला ही जीवन में सक्सेस हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, मोतियों को प्राप्त कर सकता है। ये समीदा ऐसी आग अठिला बिरला ही सुलगाएगा, यह अद्वितीय ये मेरा ही है, मैं स्वयं विसर्जित, ये दीप अकेला इसने भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। और आगे कवि कह रहा है कि यह व्यक्ति, इसका जैसा कोई बिरलाई है, कोई अठिलाई है जो समीदा की भांति आग को सुलगाएगा, कि जिस प्रकार से यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए समीदा के डालते ही आग प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है ये भी समीदा की भांति हठपूर्वक जो है समाज के अंदर जो है क्रांति लाएगा, चेतना लाएगा। इसलिए हमें इसे समाज में सम्मिलित कर लेना चाहिए, जिससे कि ये समाज में सम्मिलित होकर समाज में क्रांति लेकर आए साथियों। यह अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, और ये अद्वितीय है, ये हम सब का है, ये मेरा है, ये मैं में, स्वयं में, खुद में विसर्जित है, मिला हुआ है। और ये दीप अकेला जो कि स्नेह से भरा हुआ है और स्नेह से पूरित होकर ये गर्व से मदमाता, इठलाता हुआ है, और इसे हमें पंक्ति को सौंप देना चाहिए। ये तो मेरा वाचन था साथियों, अब मैं व्याख्या की तरफ लेके चलता हूँ। आइए देखिए,
प्रसंग आप लोग लिख ही देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है प्रयोगवाद या नई कविता के सूत्रधार कवि अगे द्वारा रचित उनकी काव्य रचना ये दीप अकेला से लिया गया है और इसमें कवि ने प्रतीकात्मक रूप में व्यक्ति को दीपक मानकर उसे समाज व पंक्ति रूपी समाज में समाहित होने की बात कह रहा है, जो इस प्रकार है। ठीक है साथियों, ये प्रसंग है। व्याख्या देखिए हम लोग किस प्रकार से कवि कर रहा है। यहाँ पे कवि आगे कहते हैं कि एक ऐसे दीप की बात करते हैं कवि आगे जी कि जो स्नेह और गर्व से भरा है और इसीलिए मदमाता है। इस पूर्णता के बाद ने उसे अकेला कर दिया है। अकेला होकर कोई कितना भी पूर्ण और समृद्ध हो जाए वह सार्थक नहीं हो सकता साथियों। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दीपक अपने आप में जल रहा है, पूर्ण है, लेकिन वो सार्थक नहीं है। वो सार्थक तभी होगा जब वो पंक्ति में अन्य जो दीपक है उनमें मिल जाएगा और मिलकर के एकजुटता के साथ काम करेगा, उजाला कर कर अंधकार को मिटाने का प्रयास करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अकेला व्यक्ति जो है कितना ही अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन वो समाज से कटकर नहीं रह सकता, वो समाज से अलग नहीं रह सकता। उसे समाज के साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही पूर्ण हो जाए। अब हम सोचते हैं कि कई लोग कह देते हैं कि भाई हमें समाज उमाज की कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे, लेकिन साथियों किसी ना किसी दिन उन्हें एहसास होता है कि हाँ वो समाज से कटकर नहीं रह सकते और उन्हें किसी ना किसी दिन समाज की अवश्य एक ना एक दिन ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे व्यक्ति कितना ही पारंगत हो जाए, कितना ही पूर्ण हो जाए साथियों, लेकिन उसे समाज की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, वो समाज से अलग नहीं हो सकता। इसलिए कवि चाहता है कि इस अकेले दीप को भी हमें पंक्ति को समाज में शामिल कर दिया जाए, इससे इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कवि भी ये कह रहा है कि जो व्यक्ति पूर्ण है तो वह पूर्ण व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपनी पूर्णता को सार्थकता में बदले और खुद भी लाभ ले और समाज को भी लाभ दे। तो उसकी पूर्णता जो है तभी सार्थक सिद्ध होगी जब वह समाज में मिल जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से कि एक दीपक जो है वो दीपकों की अन्य पंक्तियों के साथ मिलकर अंधकार को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। ये दीप अकेला है परंतु स्नेह से भरा हुआ है, जिसके कारण उसमें गर्व है, अर्थात गर्व से भरा हुआ है और उसका ये गर्व उसकी पूर्णता की अपूर्णता को दर्शाता है। कवि चाहता है कि उसे उसी प्रकार के अन्य दियों की पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए, तभी उसे सामूहिकता की शक्ति का बोध होगा। बिल्कुल, उसे अपनी पूर्णता के अधूरेपन का भी ज्ञान हो जाएगा। समूह में शामिल होकर वह बड़ी पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। ये दिया वास्तव में मनुष्य का प्रतीक है। व्यक्ति की दशा भी इस दिए की सी ही होती है। इसने गर्व एवं अभिमान होते हुए भी तब तक वह मजबूत नहीं बन पाता जब तक वह समाज के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इसका, ओके, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। आगे में अगली जो पंक्तियाँ उनका सरलार्थ जानते हैं। आगे देखिए कवि क्या कह रहा है यहाँ पे। ये दीप ऐसी जनता के समान है जिसने ऐसे गीत गाए हैं जो और कोई नहीं गा सकता। ये ऐसा पंडुबा गोताखोर है जिसने पानी में डुबकी लगाकर अनेक मोती लाए हैं, लेकर आया है, जैसा और किसी ने नहीं किया। ये यज्ञ की ऐसी समिधा है जिसने ऐसी आग सुलगाई है जैसी और किसी ने नहीं सुलगाई या नहीं सुलगा सकता। अगेन ने दीपक के प्रतीक के लिए भी जन, पंडुबा तथा समिधा का प्रतीक चुना है। ये तीनों प्रतीक व्यक्ति की विशेषता का बोध कराने वाले हैं साथियों, किंतु सामूहिकता की पूर्णता को भी व्यक्त करते हैं। व्यक्ति की अद्वितीय में दी जो ई की मात्रा है वो छोटी आएगी साथियों, यहाँ पे बड़ी हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। गीत जनता का सामूहिक क्रांति गीत बनकर चरम पूर्णता को प्राप्त करता है। पंडुबा का एक मोती कई मोतियों के साथ मिलकर नई पूर्णता प्राप्त करता है। समिधा की निरंतरता जगह को पूर्ण बनाती है। व्यक्ति अपनी अद्वितीयता तथा मैं और मेरा आदि अस्तित्व को छोड़कर
समूह में समर्पित होता है तो एक बड़ी पूर्णता की सृष्टि करता है। जैसे एक दिया तो रोशनी देता है, किंतु दिवाली का सौंदर्य की पूर्णता नहीं पा सकता जब तक कि वह समूह में न जुड़ जाए। ठीक है साथियों, तो ये था सरलार्थ, ये था भावार्थ। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि आपको आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। ठीक है साथियों, अब यदि विशेष की बात करें तो यहाँ पर ये जो पद्यांश है इसमें कवि ने प्रतीकात्मक रूप में दीपक को व्यक्ति के रूप में क्या किया है, चित्रित किया है। ठीक है साथियों, नंबर 2 पे हम लोग लिख सकते हैं कि जिस तरीके से दीपक जो है वो दीपकों की अन्य पंक्तियों में मिलकर हमें दीपावली का एहसास कराता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी जो है पंक्ति रूपी समाज में मिलकर के जो है अपनी पूर्णता व सार्थकता का एहसास करा सकता है। यदि बात करें कला पक्ष की तो प्रस्तुत पद्यांश में तत्सम तद्भव युक्त शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रतीकात्मक शैली का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है तथा लाक्षणिक शैली भी है साथियों। इसके अतिरिक्त लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार के साथ जो है हम कह सकते हैं कि रूपक अलंकार का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण कविता यहाँ पे। ओके, अपनी कविता तो निश्चय ही आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत बेहतरीन कविता है। तो दूसरी जो कविता है इनकी वो नदी के द्वीप भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वो भी आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो कविता है और इसका ये जो पद्यांश है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। ओके, मैं आप लोगों से पुनः मुलाकात करता हूँ अगले वीडियो में अगले कवि की महत्वपूर्ण काव्य रचना के साथ। और जो ही अपने कवि हैं बस अंतिम छोर पे हैं, 2-3 कवि और बचे हुए हैं, 8 कवि हैं, उनकी काव्य रचनाएं हो गई, टोटल 11 हैं, तो 3 हमारे कवि बच गए हैं। उनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं हम देखेंगे और उनके पद्यांश हम देखेंगे व्याख्या के नज़रिए से। उसके बाद में जो है आप लोगों से जो परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उनके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ साथियों। तो निश्चय ही आप लोग बने रहिएगा और अन्य कक्षाओं का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग आज ही बांसुर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाली सभी कक्षाओं की सूचना मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है साथियों, ओके, जय हिंद, जय भारत।